हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेलकम टू अ क्लास ऑफ साइंस और हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers। तो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक टॉल प्लांट लिया गया, टॉल पी प्लांट लिया गया जिसमें वायलेट फ्लावर्स हैं और उसे ब्रीड किया गया विद शॉर्ट पी प्लांट जिसमें वाइट फ्लावर्स हैं। द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स। तो जो F1 जनरेशन आई यहाँ पर उसमें सारे ही वायलेट फ्लावर्स थे, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। बट हाइट में आधे प्लांट्स शॉर्ट प्लांट्स थे। दिस सजेस्ट्स दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज। अब यहाँ से आप क्या डिपिक्ट करोगे कि जो टॉल पेरेंट हमने लिया उसका जेनेटिक मेकअप यानी कि उसका जीनोटाइप क्या है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स। सारी प्रोजेनी में वायलेट फ्लावर्स आए F1 जनरेशन में। इसका मतलब जो वायलेट फ्लावर कलर था, जो वायलेट कलर था वो डोमिनेंट आया, तभी तो वो सारी F1 प्लांट्स में देखा गया। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जहाँ तक कलर की बात है वहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये प्लांट जो कि पेरेंट प्लांट था इसमें वायलेट कलर डोमिनेंट है। ठीक जी, वायलेट कलर डोमिनेंट है और वायलेट कलर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, तभी वो सभी प्लांट्स में देखा गया। एक भी प्लांट ऐसा नहीं आया जिसमें वाइट फ्लावर देखा गया, क्योंकि वाइट कलर आने के लिए क्या चाहिए, वाइट कलर जो कि रिसेसिव है उसे होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। मतलब दोनों जो हैं वो रिसेसिव, दोनों ट्रेट्स जो है, दोनों कैरेक्टर्स, दोनों अलील्स जो हैं यहाँ पर वो क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द वाइट कलर। फिर से बात ध्यान से सुनिए। पहली लाइन पढ़ने से मुझे ये पता चला कि F1 जनरेशन में सारे ही वायलेट फ्लावर्स आए। इसका मतलब पेरेंट में वायलेट कलर डोमिनेंट और होमोजाइगस कंडीशन में है, क्योंकि रिसेसिव कलर दिखाने के लिए कम से कम एक बार तो वायलेट कलर शो होता जो कि रिसेसिव कंडीशन में होता, होमोजाइगस कंडीशन में होता, बट ऐसा नहीं हुआ। क्लियर। अब उन्होंने ये लिखा है बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। बट आधे प्लांट्स जो थे वो शॉर्ट प्लांट्स थे। इसका मतलब अगर हाइट की बात करूं तो हाइट में ये पेरेंट प्लांट हेटेरोजाइगस था, होमोजाइगस नहीं था, प्योर टॉल नहीं था, बल्कि हाइब्रिड टॉल था। यानी कि एक अलील जो है वो डोमिनेंट था और एक अलील जो था वो था रिसेसिव अलील, क्योंकि हमें F1 जनरेशन में दिखाई दिया कैसा प्लांट, आधे प्लांट्स जो हैं वो शॉर्ट प्लांट्स दिखाई दिए। और वायलेट कलर के लिए मैंने आपको बताया वो डोमिनेंट था। ठीक, अब हमारी ये पेरेंटल जनरेशन का जीनोटाइप आ गया। ठीक, हमारा आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W कैपिटल W। बट अब हम क्या इसको चेक कर सकते हैं, क्या मैंने ठीक भी करा है? इसे हम चेक भी कर सकते हैं। पेरेंटल जनरेशन यानी कि जो हमारे F1 जनरेशन आई, दूसरा पेरेंट जो हमने पेरेंटल जनरेशन का दूसरा पेरेंट जो हम प्योर होमोजाइगस रिसेसिव है तो होमोजाइगस होगा ही, तभी रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस कर पाएगा। उसे हमने क्रॉस किया स्मॉल t स्मॉल w। फिर से इस बात को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि प्रोजेनी में वायलेट फ्लावर्स आए सभी प्लांट्स में, इसलिए वायलेट कलर डोमिनेंट और होमोजाइगस कंडीशन में था, वाइट फ्लावर्स आए ही नहीं। बट जो हमारे हाइट का कैरेक्टर है वहाँ पर हाफ ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो शॉर्ट देखे गए। इसका मतलब हमारी F1 जनरेशन जो है वो किस तरह से आएगी, इन पेरेंट्स को क्रॉस करके। पहला पेरेंट जो था वो हेटेरोजाइगस था फॉर द हाइट बट होमोजाइगस था फॉर द कलर। जब उसे हम क्रॉस करेंगे प्योर रिसेसिव पेरेंट से तो किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, अब देख लेते हैं हम। इसमें देखो, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W कैपिटल W। अब हम इसे क्रॉस कर रहे हैं स्मॉल t स्मॉल w। रिसेसिव ट्रेट है, होमोजाइगस है। अब यहाँ से गैमीट्स क्या बनेंगे, सबसे पहले हम गैमीट्स बनाएंगे, कैपिटल T कैपिटल W।
स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू। ये 2 गमीट्स ही पॉसिबल हैं इस पेरेंट में से। जबकि दूसरा पेरेंट जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है, रिसेसिव पेरेंट है, वहाँ पर एक ही तरह के गमीट्स बनेंगे, वो बनेंगे स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू। ठीक जी, स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू। अब हम इनका पुनेट स्क्वायर बनाकर देख लें, उससे हमें मालूम हो जाएगा कि क्या हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। ठीक जी, यहाँ पर हम पेरेंटल जनरेशन ले लेंगे, उसके गमीट्स लेंगे, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू। सेकेंड पेरेंट के गमीट्स लेंगे, स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू। तो हमारे पास कैसे पेरेंट्स, कैसी जनरेशन आ गई F2। हम इन्हीं गमीट्स को कंबाइन कर क्या लिखेंगे, उनका जीनोटाइप लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक जी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेरेंट्स जो है, हाफ ऑफ द प्रोजेनी जो है वो शॉर्ट आई, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट शो कर रहे हैं, तो ये होंगे शॉर्ट प्लांट्स। बट आप देख रहे हो सभी प्लांट्स के अंदर क्या देखा गया, वायोलेट फ्लावर्स का कैरेक्टर जो कि डोमिनेंट है वो देखा गया। अब यहाँ से ये क्रॉस कर बनाकर हमें ये समझ आ गया कि जो हमने पेरेंटल जनरेशन ली थी वो बिल्कुल सही ली, यानी कि यहाँ पर जो पेरेंट था वो होमोजाइगस था फॉर द फ्लावर कलर, बट वो हेट्रोजाइगस था व्हेन इट कम्स टू द हाइट ऑफ द प्लांट। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पर आपको जीनोटाइप डिड्यूस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप ध्यान ये रखेंगे कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस लगा के देखिए कि किस तरह के अलील्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, उस तरह से आप पेरेंट्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ये वाला क्रॉस जब आप खुद करके देखेंगे, अपने हाथ से बनाकर देखेंगे पुनेट स्क्वायर, देन यू विल रियलाइज कि किस तरह से पेरेंटल जनरेशन का जीनोटाइप हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक जी, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स इज, अब होमोलोगस ऑर्गन्स हमने पढ़े थे, तो याद कीजिए होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स, होमो मीन्स सेम, तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। वो फंक्शन डिफरेंट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, बट उनका सेम बेसिक स्ट्रक्चर है। तो चलिए देख लेते हैं इन ऑप्शंस में से। आर आर्म एंड डॉग्स 4 लेग, बिल्कुल सही, जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बोन्स का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। आर टीथ एंड एलिफेंट्स टस्क्स, फंक्शन बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि हमारे टीथ खाने में काम आते हैं, हमें ईटिंग में हेल्प करते हैं, चूइंग में हेल्प करते हैं, जबकि एलिफेंट्स टस्क इस काम में हेल्प नहीं करते, बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज अगेन द सेम। क्राउन है, पल्प है, देन देयर इज अ रूट ऑफ द टीथ। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, सो पोटैटो और रनर्स दोनों ही क्या हैं, स्टेम्स हैं। अगर आपने कभी ग्रास देखी हो तो ग्रास हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, दैट इज अगेन अ स्टेम दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली। और पोटैटो भी हमें मालूम है इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इसे हम स्टेम ट्यूबर भी कहते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम हुआ, दोनों स्टेम्स हुई, बट दोनों के फंक्शंस बिल्कुल अलग हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव, ऑप्शन डी, ऑल द अबव, चाहे वो आर्म है या डॉग्स 4 लेग, टीथ ऑफ ह्यूमंस या एलिफेंट टस्क्स, potato and runners of grass, they are all the homologous organs. So our answer would be option D, all of the above. ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्लियरली डिफरेंस मालूम होना चाहिए होमोलोगस ऑर्गन्स का और एनालोगस ऑर्गन्स का, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद, हम ज़्यादा इनसे, हमारे कैरेक्टर्स इनमें से किससे कॉमन है, a Chinese schoolboy, a chimpanzee, a spider और a bacterium। So obviously अगर हम evolution के हिसाब से देखें तो हम humans के ही ज़्यादा close हैं, depending upon the various change in the characters। तो हमारा आंसर हो जाएगा a Chinese schoolboy, right? We belong to the same species, same human species, right? Next question है हमारे पास,
A study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. On the basis, can we say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive? Why or why not? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी भी कैरेक्टर को डोमिनेंट या रिसेसिव क्लासिफाई करने के लिए हम कम से कम 3 जनरेशन्स देखते हैं, पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन एंड देन F1 जनरेशन को हम सेल्फ फर्टिलाइज करके फिर से F2 प्रोजनी भी देखते हैं। तो किसी भी लिहाज से 3 जनरेशन्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो वेदर अ ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, क्योंकि रिसेसिव तो केवल तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशंस में प्रेजेंट है। तो हमें F1 जनरेशन को क्रॉस करके F2 जनरेशन ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो ये डेटा इनकम्प्लीट है अगर हम डोमिनेंस या रिसेसिवनेस की बात करें, राइट। सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट कैन नॉट बी डिसाइडेड वेदर द लाइट आई कलर इज डोमिनेंट और रिसेसिव, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है कि पेरेंट्स अगर लाइट कलर्ड है तो चिल्ड्रन भी लाइट कलर्ड है। 2 जनरेशन्स देखने से आप नहीं बता सकते कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। वी हैव to have see the at least 3 generations to calculate the dominance or a recessiveness of a trait. तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। How are the areas of study एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड? एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं? जब हम चैप्टर कर रहे थे तब भी हमने इस बारे में बात की थी। एवोल्यूशन है इवॉल्व होना, विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से कैरेक्टर्स इवॉल्व हो रहे हैं, किस तरह से ट्रेट्स चेंज हो रहे हैं, जेनेटिक मेकअप चेंज हो में इनकॉर्पोरेट होने से चेंजेस हम इवॉल्व कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन इससे बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि हम इन्हीं कैरेक्टर्स को देखकर ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी क्लास में क्लासिफाई करते हैं कि ये बर्ड है, ये रेप्टाइल है, ये एम्फीबियन है, इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। सो एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटर रिलेटेड टॉपिक्स, राइट। Classification of organisms is based on relative similarities and differences of organisms. Resemblances in organisms are because they have arisen from a common ancestry. एक common ancestor से आने की वजह से ही इनमें similarities भी हैं और differences भी हैं. And differences in them are due to the adaptations to different types of environment. और ये दोनों ही चीज़ें इंटर रिलेटेड है कि किस तरह से एनवायरनमेंट में चेंज आने से एवोल्यूशन हुई और ये चेंजेस आने से किस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं, राइट, किस तरह से हमें हमारी क्लासिफिकेशन हुई है। सिंस द ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रेडेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इट इंडिकेट्स एट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। हम जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, उन्हें डिफरेंट क्लासेस में ग्रेडेशन करते हैं उनकी, तो हम वहाँ पर एवोल्यूशन को भी पढ़ रहे हैं। और एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन दोनों बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। एक्सप्लेन द टर्म्स एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स विद एग्जाम्पल्स। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं भी पूछा जाएगा तो आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा होमोलोगस ऑर्गन नहीं है, कौन सा एनालॉगस नहीं है। तो इस तरह से MCQs की फॉर्म में एंड इवन अ डायरेक्ट क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, राइट। तो होमोलोगस और एनालॉगस अभी हमने रिवाइज किए। एनालॉगस ऑर्गन्स वो हैं विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गन्स जिनका बेसिक स्ट्रक्चर अलग नहीं है, देखने में लगेगा कि विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ बैट जो हैं वो एक जैसा उनका स्ट्रक्चर है, बट एग्जैक्टली उनका स्ट्रक्चर अलग है जबकि उनका फंक्शन सेम है, राइट। सो सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज एनालॉगस ऑर्गन्स. When it comes to homologous organs, so those organs which have the same basic structure, makeup, basic body design same है and they perform different functions are called as homologous organs, जिनका एग्जाम्पल अभी हमने बात की थी, forearm of human beings, foreleg of a dog. So ये सब क्या है? ये है homologous organs, राइट। तो कुछ आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे जब भी आपसे कुछ डिफरेंस पूछा जाए, कोई डेफिनेशन पूछी जाए, सो प्लीज डू राइट द एग्जाम्पल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम।
आउटलाइन अ प्रोजेक्ट which aims to find the dominant coat color in dogs. डॉग्स में किस तरह से हम डोमिनेंट कोट कलर को निकाल सकते हैं, कैसे वर्कआउट करेंगे. तो हम यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन में हमेशा प्योर ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं, प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स लेते हैं. अब प्योर ब्रीडिंग का क्या मतलब है, जो कि होमोजाइगस हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए. अब होमोजाइगस का मतलब क्या है, यानी कि जिनमें सेम अलील्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. यानी कि अगर वो टॉल है तो होमोजाइगस टॉल हो, कैपिटल टी हो. अगर वो रिसेसिव है तो रिसेसिव तो होगा ही तब जब वो होमोजाइगस होगा. सो सपोज अ ब्लैक होमोजाइगस मेल इज मेटेड विद अ वाइट होमोजाइगस फीमेल. तो हम कैपिटल बी जो है वो पेरेंटल जनरेशन ले लेंगे, मेल ब्लैक डॉग, और फीमेल जो है वो होमोजाइगस ले लेंगे फॉर वाइट कलर. तो अगर प्रोजेनी में सारे जो हैं ब्लैक डॉग्स आएंगे तो हमें पता चल जाएगा जो ब्लैक कोट कलर है वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा. बट अगर ऐसा कुछ आता है कि प्रोजेनी में, जैसा हमारे पास वहाँ पे पी प्लांट में शॉर्ट आ गया था, तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि कैरेक्टर के लिए यहाँ पर होमोजाइगोसिटी नहीं है, हेट्रोजाइगोसिटी है. सो पेरेंटल जनरेशन डिसाइड करने के बाद हम F1 ऑर्गेनिजम्स देखेंगे. F1 जनरेशन में अगर कुछ डिफरेंट को रिसेसिव जो है मिडिल हाइब्रिड ट्रेट दिखाई देता है तो वहाँ से हम डोमिनेंट्स और रिसेसिव की बात कर सकेंगे. यहाँ पर अगर हमें ब्लैक कलर दिख रहा है, सो दिस शोज दैट द डोमिनेंट कोट कलर इज ब्लैक. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन डिसाइडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. अब सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए फॉसिल्स क्या हैं. फॉसिल्स हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं. आपको याद होगा हमने फॉसिल्स को पढ़ते समय ये भी देखा था कि डीपर लेयर्स में जो हैं वो पुराने फॉसिल्स हैं, और जैसे जैसे लेयर्स ऑफ अर्थ के अंदर हम ऊपर आते जाएंगे न्यूअर फॉसिल्स बनते जाएंगे. तो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं हम, हमारा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है विद अदर ऑर्गेनिजम्स, ये भी समझ आता है सीइंग एट द वेरियस फॉसिल्स. राइट. सो फॉसिल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एवोल्यूशनरी एविडेंसेस बिकॉज बाय नोइंग द एज ऑफ फॉसिल्स वी कैन नो अबाउट द एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि कितनी देर में, कितने साल लगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व होने में. राइट. सो यहाँ पर हम और भी ऐड कर सकते हैं, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे. जैसे हमने फॉसिल्स के टाइम जो है हमने एग्जाम्पल किया था आर्क्योप्टेरिक्स का. सो आर्क्योप्टेरिक्स इज अ toothed bird-like animal which has many other features of reptiles. So it had feathered wings like those of birds, but teeth and tail like those of reptiles. So Archaeopteryx is therefore a connecting link between the reptiles and birds. और इसी तरह से हम fossils को पढ़कर suggest कर सकते हैं कि किस तरह से कोई organism evolve हुआ है, उसकी ancestry कहाँ से है. राइट. तो हम ये कह सकते हैं बर्ड्स एक्चुअली इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स. ठीक है. विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ऐसे फीचर्स आते गए, सो देयर वाज एन एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम द रेप्टाइल्स. राइट. सो कैरेक्टर फॉसिल्स को पढ़ के बहुत सा फॉसिल्स फॉर्म अ मेजर एविडेंस, एक बहुत बड़ा एविडेंस का रोल प्ले करते हैं जब हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. क्लियर. तो एग्जाम्पल कोट करके आप इसको नीटली जो है अपने आंसर को लिख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर. अगर आपको याद हो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि बेसिकली माना ये गया कि लाइफ ओरिजिनेट हुई फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और पहले ये थ्योरेटिकली पुट किया गया, फिर यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट ने इस पूरी बात को एक्सप्लेन किया, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया इन ऐसी कंडीशंस में, लैब में ऐसी कंडीशंस जनरेट की गई जो कि सिमिलर थी टू द कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड ऑन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. और वहाँ से ये पाया गया कि इन एनिमेट कंपाउंड्स से इवॉल्व हुई है लाइफ. राइट. सो अगर आप बुक में पढ़ेंगे JBS हाल्डेन यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा. अ ब्रिटिश साइंटिस्ट JBS हाल्डेन एट फर्स्ट इन 1929 suggested that the life originated from inanimate matter.
According to him, life must have developed from the simple inorganic molecules, underline simple inorganic molecules which were present at that time. और इसी बात को बाद में 1953 में यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट ने प्रूव भी किया. In 1953, Urey and Miller carried out the experiment and provided the necessary evidence. So they assembled an apparatus to create an early earth atmosphere. एक ऐसा atmosphere generate किया जो कि early earth पर possible था, and it consisted of gases like underline methane, ammonia, hydrogen sulfide over water. This was maintained at a temperature just below 100 degrees Celsius and electric sparks were then passed through the mixture. तो electric sparks इसलिए क्योंकि उस समय भी lightning होती होगी, thunder lightning होता होगा, तो वो जो है energy source की तरह काम किया उसने. Electric sparks were then passed through the mixture of gases to stimulate lightning for about 1 week. और एक हफ्ते बाद जो है notice किया गया, at the end of 1 week it was found that about 15% of carbon from methane had been converted into simple compounds and amino acids. और ये simple organic compounds जो हैं और inorganic compounds और amino acids, they form the basis of the complex organic compounds जिनसे जो है life originate होगी. So and amino acids which make up protein molecules formed in the living organisms. This experiment provides the evidence that life originated from inanimate matter or lifeless matter like inorganic molecules. तो ये माना गया कि जो inorganic molecules बने उनसे बाद में organic compounds बने और फिर बनी life. Right? तो ये experiment जो है Urey Miller experiment, it is very famous. Right? Let's move to the next question. Explain how sexual reproduction gives rise to more viable variations than asexual reproduction. तो इस क्वेश्चन को आप खुद भी लिख सकते हो. सबसे पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं. तो नेचुरली 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो वेरिएशंस के चांसेस ज़्यादा हैं. एंड मोर ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन की. मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं जिसके दौरान मियायोसिस होता है. जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ हो जाता है इन द जर्म सेल्स, ताकि फिर से जब जाइगोट बने तो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्टोर हो जाए. और मियायोसिस के दौरान जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन जहाँ पर क्रोमोसोम्स के जो अलील्स हैं, जीन्स हैं, वो एक दूसरे से चेंज होते हैं, वेरिएशंस होती हैं, क्रॉस होते हैं. तो इस तरह से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा वाइबल वेरिएशंस को जन्म देता है और हेल्प करता है इन ब्रिंगिंग मोर वेरिएशंस. ठीक जी. सो ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट गिव्स राइज टू वेरिएशंस. These variations are inherited and increase the chances of survival of an organism. And obviously वो variations inherit होंगी जो कि DNA में variations आएंगी जो कि important होंगी organism के survival के लिए. So बहुत सारे factors important हैं, but sexual reproduction forms the way for more viable variations. In sexual reproduction, variations may occur due to errors in DNA copying. There may be variations due to interchange of homologous chromosomes, जिसे हम crossing over भी पढ़ते हैं और crossing over हम higher classes में भी discuss करते हैं. So crossing over आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि chromosomes की arms जो हैं वो एक दूसरे से cross over करती हैं. There is change of genetic information. ठीक जी. So इस तरह से variations आती हैं. And in sexual reproduction, it is not predetermined that which gamete would fuse with another gamete. Chance fusion होती है of gametes. So it depends only on chance, and this is also a major reason for variations. These variations enable the organisms to adapt themselves to the changing conditions. Obviously बात है variations वही favor होंगी जिन्हें nature ने select किया है, जो कि DNA में आ गई हैं और organism को एक advantage देती हैं so that they are incorporated into the DNA और survival ensure करती हैं. Right? So these variations enable the organisms to adapt themselves to the changing conditions and also help to give rise to new species over the course of time. क्लियर. तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है और ये वेरिएशंस न्यू स्पीशीज़ फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी? अब ये तो अभी हमने डिस्कस किया, जब जेनेटिक मटेरियल बनता है, जब जर्म सेल्स बनते हैं तो वहाँ पर मियायोसिस प्रोसेस होता है, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाता है। रिडक्शनल डिवीजन होती है मियायोसिस, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल हाफ हो गया। क्यों? क्योंकि बाद में स्पर्म और ओवम ने फ्यूज़ करना है ताकि फिर से नॉर्मल जो जेनेटिक मटेरियल है वो वापस से रिस्टोर हो जाए, राइट? सो जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इज प्रेजेंट इन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो ये क्रोमोसोम पेयर जो है वो रिडक्शन हो डिवीजन हो जाती है। गैमीट्स इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियायोसिस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। मियायोसिस इज द प्रोसेस जो कि गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है ताकि जेनेटिक मटेरियल रिड्यूस हो जाए और बाद में यही गैमीट्स जब फ्यूज करेंगे जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल नंबर 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो रीस्टोर हो जाए। तो इसका मतलब हमारे गैमीट्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 chromosomes each. Clear? So, gametes in the sexually reproducing organisms are formed by the process of meiosis, during which half of the genetic material goes into each gamete. और जब फ्यूजन होती है, when the gametes from male and female parents fuse with each other during sexual reproduction, the normal complement is restored. Normal जो amount है genetic material की 46 chromosomes restore हो जाते हैं. So half of the genetic material comes from the mother and half comes from the male parent. ठीक है जी, half comes from the mother and half comes from the father. ठीक, तो जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए और किस तरह से मियायोसिस इंश्योर करता है कि वापस क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रोसेसेस को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, only variations that confer an advantage to an individual organism will survive in the population. Do you agree with this statement? Why or why not? अभी हमने बात की कि जो वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म को एक एडवांटेज देंगे ओवर द अदर्स, जैसा हमने बुक में पढ़ा था जब बीटल्स की बारी आई थी तो जो ग्रीन बीटल्स थे उनके पास एक एडवांटेज था। तो ऑब्वियसली ऐसे वेरिएशंस जो कि एडवांटेजेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं डीएनए के अंदर एंड ओवर द जनरेशंस न्यू स्पीशीज जो हैं फॉर्म हो सकती हैं उससे। रिमेंबर the beetle experiment we did in our theory chapter. So yes, the variations that confer an advantage to an individual organism are inherited. The organisms that can survive longer in an environment and maintains its existence in the population. तो ऐसी features जो कि उसे ensure करते हैं उसका survival इन द चेंजिंग एनवायरमेंट, वो ही इनकॉर्पोरेट होंगे डीएनए के अंदर एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है एक न्यू स्पीशीज में बनने में भी यही वेरिएशंस हेल्प करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आई विल सी यू अगेन, अंटिल देन बाय।